अस्सलाम वालेकुम। हमें भी अमेरिका आना है, हमें भी कोई इनविटेशन लेटर पे बुला ले और जो लोग बुलाते भी हैं तो उनको कितना टाइम लगता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जी आज लोगों को जो आप लोगों को मैं ब्लॉग दिखा रही हूँ, ये मिनी पाकिस्तान का जो पार्ट नंबर 2 का मैंने बोला था, पार्ट नंबर 2 भी आएगा, पार्ट नंबर 1 भी आप लोगों ने पसंद किया। अब इसमें भी आप लोगों को ये चीज़ भी पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है उसके ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना तो मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। यहाँ पे मैं अपने टॉपिक के हवाले से बात करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो प्लीज़ जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे कांटेक्ट किया करें। मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल एक साथ हो जाते हैं, तो फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर जो है वो व्लॉग बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँ कि आप लोगों को बेस्ट यही रहता है कि आप लोग जो है वो लीगल एडवाइज़र से बात कर लिया करें। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मालूम होती है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को बता दूँ, लेकिन आइडिया बेस्ट लीगल एडवाइज़र जो होते हैं वही दे सकते हैं आपको। अच्छा, यहाँ पे आते हैं जी के हमें भी अमेरिका आना है, हमें भी इन्विटेशन लेटर पे कोई बुला ले तो हम उनके लिए जो लोग बुलाते हैं उनको कितना टाइम लगता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनविटेशन पर बुलाना इतना आसान नहीं। आसान हो तो सारे लोग जो है, सब मुल्कों के जो लोग हैं इधर ही आ जाएं, जल्दी से उनमें भी बिल्कुल देर ही ना करें। आपका सगा भाई बहन जो भी हो वो अपने भाई सगे बहन भाई को बुलाना चाहते हैं तो उनको 10 से 11 साल लगते हैं। कितना साल? 10 से 11 साल लगते हैं। अपने रियल ब्लड में जो कम से कम टाइम लगता है, मीन्स जो रियल है, अपने सगे बहन भाई हैं उनकी बात कर रही हूँ, रियल ब्लड वालों की। दूर के लोगों की बात तो आप भूल ही जाए। तो आज मैं आपको इसका थोड़ा सा बताऊंगी कि कौन आपको बुला सकता है, कौन। सबसे पहले आप लोग जो प्रोसीजर को समझो, यूएसए में आने का प्रोसीजर क्या है। अगर आपको कोई इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सर लेटर भी देगा तो भी कुछ नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि आपको जाना पड़ता है वीजा इंटरव्यू के लिए, वो भी एम्बेसी में। अगर आपका भाई यहाँ पर है जो यहाँ यूएसए सिटीजन है, वो इनविटेशन भी दे कि भाई ये मेरा भाई है, इसको यहाँ पर आना है, फिर भी इसके भाई को इंटरव्यू वीजा के लिए जाना पड़ेगा यूएसए एम्बेसी में। प्रूफ करना पड़ेगा भाई वहां पर क्या करने जा रहे हैं, तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो वीजा रिजेक्ट करते हैं। करने में उनको चंद मिनट ही लगते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। एम्बेसी वाले देखकर भी पहचान लेते हैं कि भाई ये वहां के लिए क्या करने जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे वीजा की जिनको जिनको प्रायोरिटी में लेकर जो वीजा एम्बेसी है वो अमल करती है। सबसे पहले कैटेगरीज आती है इमिग्रेंट वीजा। अब इमिग्रेंट वीजा काफी टाइप्स के हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कोई आदमी यहाँ पर यूएसए सिटीजन है, वो अपने माँ बाप को बुलाना चाहता है तो ये वाला केस जो है ये प्रायोरिटी केस है। प्रायोरिटी मीन्स विद इन 1 से 2 साल के अंदर अंदर में वो यहाँ पर आ जाते हैं, ग्रीन कार्ड के ऊपर आते हैं। उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, स्पेशली क्योंकि ये जो वीज़ा है इमिग्रेंट है। दूसरा के जो यहाँ पे सिटीज़न है वो है अपनी वाइफ को, मसलन इसकी अपनी कंट्री में जाकर शादी कर ली तो वापस आ गया और अब वो अपनी वाइफ को यहाँ पर बुला रहा है। इसके वाइफ भी ग्रीन कार्ड पर, इसकी वाइफ को भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा विद इन 1.5 ईयर या मोस्टली ज़्यादा 2 ईयर्स में इजीली मिल जाता है। तो ये 2 साल में आई थिंक आपकी वाइफ यहाँ पे आ सकती है। इसीलिए जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप लोग वाइफ का वीज़ा अप्लाई करने से बेटर है कि आप लोग शादी ना करें पाकिस्तान वगैरह जाकर। अगर आप लोग वहाँ पे एंगेजमेंट करते हैं, जो आप लोगों का जो वीज़ा है, मिसाल के तौर पे आप लोग फ्योंस वीज़ा अप्लाई करते हो, फ्योंस वीज़ा है जो वो भी जल्दी मिल जाता है। तो ये जो मैंने अभी 2 केस बताए, ये 2 केस जब आते हैं इनके पास होता है ग्रीन कार्ड। तो ये ऐसे 2 केस है, गारंटीड है कि आप जल्दी से जल्दी यूएसए में आ ही जाओगे, वो भी ग्रीन कार्ड के साथ। और ये 2 केस हैं ऐसे जिनकी प्रोसेसिंग सबसे जल्दी की जाती है यूएसए वीजा ऑफिसर एम्बेसी के दौरान। बाकी जितने भी केस हैं यहाँ पर, मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई रिश्तेदार है यहाँ पर, यूएसए सिटीजन है यहाँ पर, आपको यहाँ पर बुलाना है, मसलन जैसे किसी की शादी है, कोई यहाँ पे पार्टीज है या बर्थडे पार्टीज है, कोई भी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो आपको इनविटेशन लेटर देते हैं तो आप अप्लाई करते हो। अब आता है नॉन इमिग्रेंट वीजा, जैसे B1 वीजा, B2 वीजा जो कि है टूरिस्ट वीजा या फिर बिजनेस वीजा होता है। अब इसमें आपको लेटर तो मिल गया, जो आपके रिश्तेदार या फिर फ्रेंड या फैमिली कोई भी है, जो भी है जो यूएसए सिटीजन है,
लेकिन उन्होंने दिया है, लेकिन आपको इंटरव्यू पे जाना पड़ेगा। और जब आप जाते हो यूएसए की एम्बेसी वीज़ा इंटरव्यू के लिए, वहाँ कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि वो लेटर स्पॉन्सर लेटर हो या कि जो भी आप लोगों को लेटर मिला है और जो वो आपको आपसे माँगेगा या नहीं माँगेगा। उन्होंने आपको देखना है कि आप काबिल हो यूएसए में जाने के लिए, वो आपका एक किस्म का स्कैन करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के से कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आपको वीज़ा ऑफ़र किया जाता है। मैक्सिमम ज़्यादातर जो रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि इनको रिजेक्शन में सीधा-सीधा हक है और इनको कोई भी नहीं रोक सकता। इनको कोई अगर बंदा पसंद नहीं आता तो वो उसी टाइम राइट नाउ वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा लगता है पर्सनैलिटी के हिसाब से, इसीलिए कि भई जब आप लोग इंटरव्यू देने वगैरह जाओ तो आप लोग अपनी पर्सनैलिटी पे ज़रूर फ़ोकस किया करें, क्योंकि जो सामने वाला बैठा हुआ है, विंडो में बैठा हुआ है, वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेता है। जब आप लोग विंडो में जाके खड़े होते हैं तो उसी टाइम वो आप लोगों को जो है वो स्कैन करता है। ठीक है? उसके बाद इसमें उसके हाथ में होता है कि वो बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर सकता है, तो इसी टाइम उनका जो वीज़ा जो वो अप्रूव कर सकता है। ये टोटली उसके हाथ में होता है। सच बात ये है कि अगर यूएसए का वीज़ा लग सकता है तो इसमें 2 लोगों का हाथ हो सकता है। एक तो कि अल्लाह है, हम लोग अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हैं ना, हर चीज़ उम्मीद रख कर जाते हैं कि हाँ भई ये काम हो सकता है, अल्लाह से उम्मीद होती है, हर हर बंदा अपने रिलीजन के हवाले से। और दूसरा हो सकता है यहाँ पे जी आप लोगों का जो विंडो के सामने बैठा हुआ है इंटरव्यू लेने वाला, वो भी उसके ऊपर भी होता है। काफ़ी टाइम इस तरह होता है कि भई आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो, आप लोगों ने बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी को टिप-टॉप रखा हुआ होता है, क्लीन आप होकर जाते हो, लेकिन जो विंडो वाले के सामने आप लोग जाते हो, वो आप लोगों को फर्स्ट अपनी आँखों से ही स्कैन कर लेता है, तो उसका भी बहुत बड़ा क वहाँ पे किरदार होता है कि वो आप लोगों का जो वीज़ा देगा या नहीं देगा। कोई भी हो, ज़्यादातर जो लोग घबरा जाते हैं वहाँ पे और वो बंदा ये सोच लेता है कि माइंड में ये यहाँ पे इतना कन्फ्यूज़ है, क्या करना है? काफ़ी टाइम जो है इंटरव्यू लेने वाले आप लोगों के पेपर वर्क ओपन ही नहीं करके देते कि इसके पेपर वर्क में क्या है, क्या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं समझते कि हाँ भई हम लोगों ने इसको इंटरव्यू पे बुलाया है, हम इसका एक-एक चीज़ देखें, इसका पूरा बायोडाटा देखें, उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दें। तो ऐसा भी नहीं होता है। सम टाइम होता है कि वो आप लोगों को वैसे बिना देखे ही 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपके पेपर वर्क भी ओपन नहीं हो करते और आप लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ऐसा हो देखते ही बंदा कहे कि हाँ भाई ये जेन्युइन पर्सन है, इसका हम वीज़ा जो है वो दे सकते हैं। मीन्स उसको वीज़ा जो वो दे सकते हैं। 2 ही लोग हैं ये जो आपको बताते हैं कि इसके अलावा आपका कोई स्पॉन्सर भी कर दे, कोई इन्विटेशन लेटर भी दे दे, नहीं मिलता। अच्छा एक और बात, काफ़ी लोग इस तरह के केस में बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया करते हैं, कभी किसी के पास जाकर, कभी किसी के पास जाकर। सच बात ये है कि वीज़ा ऑफ़िसर ऐसे लेटर को देखते भी नहीं है कि आप लोगों के पास क्या है, क्या नहीं है। आप लोग पैसे ज़ाया करने की बजाय या तो दुआ कर सकते हैं या फिर आप लोग अगर किसी बहन-भाई ने स्पॉन्सर किया हुआ है आपका, उसका वेट कर सकते हैं। इनको मतलब नहीं होता वैसे वीज़ा ऑफ़िसर वालों को, इनको कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ़ आपसे सुनना चाहते हैं कि आप जो है आपको ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि बंदा क्या बोलता है। किसी से भी मीन्स कोई भी हो, आप लोग बोलते हैं कि भई हमें फलाँ लेटर दे दो, हमें फलाँ लेटर दे दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ ना कुछ वहाँ पे पढ़ते रहें, अपने अल्लाह से माँगते रहें कि वो जो है वीज़ा ऑफ़िसर का जो दिमाग वग़ैरह घुमा दे कि आप लोगों को वो वीज़ा दे दे। इस तरह का कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ जो है वो आप लोग वीज़े वाला जानता है आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके अलावा कोई बंदा नहीं जानता। ठीक है? यहाँ पे होपफुली ये तो बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आते हैं जी, कौन आप लोगों को बुला सकते हैं और कितने टाइम में और कौन नहीं बुला सकते। 2 तरह के वीज़े होते हैं, इमिग्रेंट वीज़ा होता है और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। इमिग्रेंट पे क्या होता है, यहाँ पर ग्रीन कार्ड पर आ रहे होते हैं, जिनके जो यहाँ पर आते हैं, जैसे आप लोगों ने इमिग्रेंट पे अप्लाई किया है, उनके पास वो जब यहाँ पे आएँगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास ग्रीन कार्ड होगा। वो होते हैं इमिग्रेंट वाले। और नॉन इमिग्रेंट होता है, आप लोग यहाँ पर कुछ सर्टेन टाइम के लिए आ रहे हो, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आ रहे हो, इसके बाद आपको वापस जाना है। जिसमें नॉन इमिग्रेंट की बात करूँ, कुछ टाइप्स के हैं वीज़े, जैसे B1 टू B2, F1, H1 वीज़ा एंड H2 वीज़ा, इस तरह के जो होते हैं, इसमें ये जो है वो नॉन इमिग्रेंट पे होते हैं। अब बात करते हैं जी इमिग्रेशन में। इमिग्रेंट वीज़ा जिसमें
होता है कि आप यूएसए में F3, F4, IR1, CTR ये सब जो रिलेटेड हैं इमिग्रेंट वीजा में, ऐसे सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर हाउस या फिर इनके बच्चे या फिर कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ये सब इनके रिलेटेड वीजा हैं जो कि ग्रीन कार्ड पर यहाँ पर आते हैं। ये तो होगी काफी इन्फॉर्मेशन वीजे के हवाले से, कौन से लोग आप लोगों को बुला सकते हैं, कितना टाइम लगता है। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम लोग कल अप्लाई करेंगे और परसों हमारा वीजा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। काफी चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। इससे ज्यादा मोर डिटेल्स चाहिए, वो मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज वही अगेन आप लोगों को बता रही हूँ कि जो होते हैं लीगल एडवाइजर होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टाइम, कोई भी प्रोसेस हो उसमें आप लोगों का टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके लिए आप लोगों को सब्र ही करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। आप लोग जितना वेट करेंगे सब्र का फल मीठा होता है, तो ये चीज़ आप लोग समझ जाएं। अच्छा, यहाँ पे ब्रुकलिन के हवाले से बता दूं कि ब्रुकलिन में जो आप लोगों को अभी तो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे घर जो होते हैं, घरों की प्राइजें काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, एक्सपेंसिव रेंट भी है। जो फिर अगर आपने वन फैमिली हाउस भी लेना है वो भी तकरीबन 7 to 8 लाख डॉलर्स का आप लोगों को मिलता है। काफ़ी एक्सपेंसिव भी एरिया है, काफ़ी मुनासिब भी एरिया है, ये कह लें कि अच्छे एरियाज भी हैं। और कहीं भी जाएं, किसी भी सिटी में जाएं, उसके कुछ अच्छे फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। हमें खुद को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी सिटी हमारे लिए बेस्ट है, हमारे बच्चों के लिए। हमारी एजुकेशन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखी जाती है, तो एजुकेशन के हवाले से ये जो सिटी है इसकी भी, ये भी अच्छी है। घर भी अच्छे हैं और पाकिस्तानी माहौल आप लोगों को मिल जाता है। आज मैं आप लोगों को ज़्यादा पाकिस्तानी लोग नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि वीकडेज था, वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होती है, तो वीकेंड में हमारे लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।